जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। तो ये वाला जो आज का क्लास है ये होगा स्टैटिक जीके का पार्ट 3। इससे पहले जो है दो पार्ट आ चुके हैं, उनका जो क्या है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्या करेंगे, वहां जाकर के वो दोनों पार्ट भी देख लेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जीके जो है आपका वो आपका हर एक वैकेंसीज जो भर्ती होती है उसमें हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपके इसमें से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चन इस स्टैटिक जीके से भी फंसने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिखाया गया है यहाँ पर आपको कि इनमें से बीजिंग किस देश की राजधानी है। ठीक है, इनमें से बीजिंग किस देश की राजधानी है। तो चार आपको ऑप्शन दिए हैं, भारत, इंडोनेशिया, चीन और थाईलैंड। तो जो चीन है इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भारत। तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, भारत की राजधानी हो जाएगी न्यू दिल्ली। उसके बाद बात करते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और बात करते हैं थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। बात करते हैं भारत में मुद्रा की। तो भारत में जो है वो रुपया मुद्रा है, इंडोनेशिया में है रुपया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं रुपया ऐसे लिखते हैं, तो इसी में क्या हो जाता है, जो इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाती है उसमें पा के आगे जो है छोटी की मात्रा लग जाती है, तो क्या हो जाता है रुपया हो जाती है इंडोनेशिया की मुद्रा। उसके बाद चीन की बात करते हैं। तो चीन की जो मुद्रा है वो है युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है युआन। और बात करते हैं थाईलैंड। तो थाईलैंड की मुद्रा हो जाएगी वहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है, थाईलैंड की मुद्रा जो है वो है वहत। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुलर झील किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। तो बुलर जो झील है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील पाई जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बुलर झील का दिया गया, तो बुलर झील से बात करते हैं। तो बुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, किस पानी की झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बात करते हैं इसमें आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल। ठीक है, चंडीगढ़ और केरल है। तो केरल में जो है, चंडीगढ़ में कोई झील नहीं है। केरल की बात करते हैं, केरल में जो है वो है बेम्ब बेम्बनाड झील। केरल में कौन सी झील है, बेम्बनाड झील। बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है वो है हुसैन सागर। कौन सी झील हो जाएगी, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद केरल में है वेम्बनाड झील, और जम्मू कश्मीर में जो है बुलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और चंबल नदी। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। बात कर लेते हैं महानदी। तो महानदी जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये है वर्तमान में जो उड़ीसा। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे, उड़ीसा। अब जो ये वर्तमान में क्या है, उड़ीसा। तो महानदी क्या है, महानदी है उड़ीसा में। बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है ये है कर्नाटक में। कृष्णा नदी कहाँ है, कृष्णा नदी है कर्नाटक में। उसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है ये, तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। और चंबल नदी, नर्मदा और चंबल नदी ये दोनों आपकी कहाँ है, ये दोनों आपकी एमपी में आती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सी नदी आगरा से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आगरा पूछा गया है। चार आपको ऑप्शन दिए जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नदियों की बात करते हैं। तो गंगा नदी है, ये कानपुर, हरिद्वार, पटना, उसके बाद में आपका इलाहाबाद और यहाँ से होकर के गुजरती है। यमुना नदी की बात करते हैं तो ये आपकी दिल्ली,
मथुरा और इलाहाबाद में बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में बहती है। महानदी की बात करते हैं तो महानदी जो है ये आपका कटक और संबलपुर से होते हुए जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई जो है, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ। तो लखनऊ है ये क्या है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है नवाबों का शहर। ठीक है, किसका, नवाबों का शहर लखनऊ। उसके बाद बात करते हैं कानपुर। तो कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, और जो मुंबई है, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे। तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। अब चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जगजीवन राम की बात करते हैं तो जगजीवन राम है ये क्या थे उस समय, ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल में जगजीवन राम जो है ये श्रम मंत्री थे। उसके बाद जंतर अली खान की बात करते हैं, माफ कीजिए जंतर लिख गया है, इनका पूरा नाम है गजांतर। ठीक है, इनका पूरा जो नाम है वो है गजांतर। तो गजांतर जो अली खान है ये कौन थे, ये थे स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल की। तो इनको सभी लोग जानते हैं, ये कौन थे, गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री। ठीक है, ये गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए मेघालय राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसमें से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मेघालय राज्य का गठन 1972 में हुआ था। बात करते हैं, चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो 1966 में आपका जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद 1971 भी ऑप्शन दिए गए हैं, 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं 1975 की, तो 1975 में जो है आपका सिक्किम का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मेघालय राज्य का पूछा गया, तो मेघालय राज्य 1972 में हुआ था, और मेघालय राज्य के साथ साथ में 2 राज्यों का गठन और हुआ था, और वह 2 राज्य थे मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो 3 राज्यों का 1972 में गठन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, इनमें से तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन सा है। ठीक है, इनमें से तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, और ये जो है ये शास्त्रीय नृत्य भी है। हालांकि इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद बात करते हैं मोहिनीअट्टम ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये केरल का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, क्या है ये, केरल का प्रमुख नृत्य है। बात करते हैं बाद में कथकली। जो कथकली है ये भी केरल का प्रमुख नृत्य है। कथकली जो भी है वो केरल का प्रमुख नृत्य है। इसके बाद बात करते हैं कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी क्या है, ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 9, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसके ये तो उत्तर प्रदेश राज्य था, तो इसे क्या बोला था उस समय, इसे संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो सन 2000 में जो है, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को अलग कर दिया गया, जिसके बाद क्या हो गया, ये उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1971 की। ठीक है, 1971 की। तो 1971 में जो है आपका वो क्या है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और मैं आपको इससे पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ 1966 में किसका गठन हुआ, 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ, जो कि क्या हुआ, पंजाब से अलग होकर बना था। ठीक है, इसमें था क्या कि 1966 में जो कि पंजाबी बोलते थे उनके लिए क्या हुआ, पंजाब राज्य बना, और जो लोग हिंदी भाषा बोलते थे उनके लिए क्या हुआ, हरियाणा राज्य बना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष हुआ था? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो चार ऑप्शन में जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 में क्या है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। दो टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो इसमें क्या है, स्थान पूछा जाएगा, तो स्थान क्या हो जाएगा, लखनऊ। और वर्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1916। ठीक है, 1916 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य है? ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, यूपी पुलिस की 25,000 वैकेंसी आने वाली है, ऐसी संभावना है। तो यूपी से रिलेटेड भी उसमें जीके उसका पूछा जाता है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपकी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य है? तो उत्तर प्रदेश में जो है 13 कुल पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, 13 पक्षी अभयारण्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो है गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक जी हैं, ये क्या है, सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक थे। बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुरु गोविंद सिंह जी, तो ये कौन थे, ये थे 10वें गुरु। ठीक है, ये कौन थे, ये थे 10वें गुरु और अंतिम गुरु। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु थे। ये क्या थे, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो ये थे जो, ये जो है ये कौन थे, ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही क्या है, 5 ककार की जो प्रणाली है, व्यवस्था है, वो इन्होंने ही चलाई थी। और 1699 में ही इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब बात करते हैं गुरु रामदास जी की, तो गुरु रामदास जी हैं, ये कौन थे, ये चौथे गुरु थे सिख जी के। ये कौन थे, ये चौथे गुरु थे। और इन्होंने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना की थी। बात करते हैं सन की, तो 1577 में जो है अमृतसर की इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। अब बात करते हैं गुरु नानक जी की, ये कौन है, ये है सिख धर्म के संस्थापक। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुरु का लंगर चलाया था। ठीक है, गुरु का लंगर जो है वो इन्होंने ही चलाया था। तो इसमें क्या था, संगत और पंगत, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लेंगे कि संगत और पंगत की जो है व्यवस्था इन्होंने ही की थी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो चार ऑप्शन में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने जो है सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले किस वर्ष खोज की थी, 1921। ठीक है, 1921 में इन्होंने खोज की थी। तो इन्होंने मोंट गोमरी जो है पाकिस्तान में और रावी नदी 1921 में खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऋषभ देव जी हैं, इन्होंने क्या है, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है, बात करते हैं इनके प्रतीक चिन्ह की, तो इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। ठीक है, वृषभ प्रतीक चिन्ह था, यानी कि जिसे बोलते हैं सांड। ठीक है, अब बात करते हैं, ऑप्शन चार आपको दिए गए हैं, तो बात करते हैं पार्श्वनाथ जी की, तो ये कौन थे, ये थे 23वें तीर्थकार। ठीक है, ये 23वें तीर्थकार थे। इसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी जी की, और ये थे 24वें तीर्थकार। तो दो क्रम कंटिन्यू हो गए, पार्श्वनाथ जी हैं, ये 23वें तीर्थकार थे, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। बाद में ऋषभ देव जी हैं, ये कौन थे, ये थे जैन धर्म के संस्थापक। अगला देखते हैं, विष्णु शर्मा की इनमें से कौन सी रचना है? ठीक है, विष्णु शर्मा की इनमें से कौन सी रचना है? चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पंचतंत्र हितोपदेश, उसके बाद अमरकोश, और उसके बाद मेघदूतम। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र।
पंचतंत्र क्या है, विष्णु शर्मा जी की रचना थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हितोपदेशक। जो हितोपदेशक है ये क्या है, ये है अम नारायण पंडित जी की। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इनका, नारायण पंडित। नारायण पंडित जो है उन्होंने हितोपदेश की रचना की थी। बाद में बात करते हैं अमरकोश की। तो अमरकोश की रचना की थी अमर सिंह ने। अमर सिंह ने जो है वो अमरकोश की रचना की थी। और बाद में बात करते हैं मेघदूतम। मेघदूतम की जो रचना की थी वो की थी कालिदास जी ने। किसने रचना की थी, कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ब्रह्म समाज, तो इससे पिछले पूछा गया था जैन धर्म। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। चार आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इसमें से जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि राजा राममोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो कब की गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपका 1828 जो है इसमें आपने की ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और इससे पहले जो है इन्होंने एक आत्मीय सभा, कौन सी सभा थी, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। और वो स्थापना की थी 1815 में। 1815 में इन्होंने क्या किया, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज, कौन सा कॉलेज था, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चार आपको ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एशिया। एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, बात करते हैं जो विश्व की धरती है उसमें कितने परसेंट इसका हिस्सा है, तो 29.5% जो है विश्व के क्षेत्रफल का इसका हिस्सा है। विश्व के क्षेत्रफल का हिस्सा कितना हो गया, 29.5% जो है ये विश्व के क्षेत्रफल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो चार आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा। अब आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पेरिस है, तो पेरिस की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो है यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये जो सारे के सारे विश्व के मुख्यालय हैं इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें क्या है आपको सारी चीजें कैलकुलेटेड उसमें मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं वाशिंगटन DC अमेरिका। तो ये क्या है, WB का मुख्यालय है। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन दिया गया, पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था। तो चार आपके ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और इनके साथ में दो व्यक्ति और थे, उनको भी दिया गया था। तो पहली बार जो है भारत रत्न वो 3 लोगों को दिया गया था। हालांकि सबसे पहले जो है इन्हीं को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो इसलिए आप पहली बार पूछेंगे तो यही ट्रिक लगाएंगे। उसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी जी हैं, इनको भी सी राजगोपालाचारी जी हैं, इनको भी उसी समय भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर डॉक्टर चंद्रशेखर रमन। ठीक है, तो 3 लोगों को एक ही साथ दिया गया था,
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। बात करते हैं किस बार दिया गया था, तो ये जो है आपका 1954 में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर भगवान दास, जो कि ऑप्शन नंबर 20 बी दिया गया है। तो इनको जो भगवान दास जी को है ये दिया गया था 1955 में, ठीक है। 1955 में क्या है भगवान दास जी को दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, तो इनको क्या है, इनको 1962 में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो इनको 1966 में दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया, तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मरणोपरांत पहला पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं महाभारत के लेखक कौन है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन है रसखान, तीसरा ऑप्शन है वेद व्यास और चौथा ऑप्शन है जयदेव। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। और इसके बाद वेद व्यास जी ने ही एक और चीज की रचना की थी, वो थी भगवत गीता, ठीक है। भगवत गीता की भी रचना वेद व्यास जी ने की थी। उसके बाद बात करते हैं जय गोविंद की, तो इन्होंने जो है गीता गोविंद की रचना की थी। और बात करते हैं रसखान की, तो रसखान जो है प्रेम वाटिका की थी। विष्णु शर्मा को मैं आप अभी पिछली क्वेश्चन में पढ़ा ही चुका हूं, इन्होंने किसकी रचना की थी, पंचतंत्र की, ठीक है। पंचतंत्र की इन्होंने रचना की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इनमें से मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पीसी कल्चर जो है, पीसी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर भी पाया जाता है, कहा जाता है। जो पालन से संबंधित चीजें हैं इन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका इस वीडियो में मिक्सअप नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं महान्यायवेदी की नियुक्ति कौन करता है। तो आप चार ऑप्शन देखेंगे, तो चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल जो है 76 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 6.5 जो आपको दिया गया है ये क्या है, ये लार का पीएच मान है। 6.5 जो है आपका ये लार का पीएच मान है। इसके बाद 2.2 जो है ये आपका नींबू का पीएच मान है। और 2.8 जो है ये आपका शराब का पीएच मान है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी, ठीक है, स्थायी सदस्य कब बनाया गया था। तो चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 11 दिसंबर 1946, 31 अक्टूबर 1947, 1976 और 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो इसमें से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया, स्थायी सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो 31 अक्टूबर 1947 आपको दिया गया, 31 अक्टूबर 1947, तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। बात करते हैं 1976 की, तो 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन क्या हुआ था, जो इस दिन है आपका संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात की है और पूछा क्या गया है, अनुच्छेद। तो जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और बात करते हैं 12 से 35 में दिया गया है, तो ये किस भाग में है, तो ये जो है आपका ये
तीसरे भाग में है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है, भाग 3 में दिए गए हैं। बात करते हैं 36 से 51 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? ये आपके नीति निर्देशक तत्व को वर्णित करते हैं, नीति निर्देशक तत्व को। अनुच्छेद जो 352 से 360 है, ये क्या है? ये आपके आपात उपबंध को वर्णित करते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 जो है ये क्या है? आपका संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि संविधान संशोधन जो होगा अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया है आपातकाल, ठीक है। तो आपातकाल की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है। एक तो युद्ध के समय आपातकाल लगाया जाता है, दूसरा आपका वित्तीय आपातकाल, और तीसरा जो है संविधान जो है विफल होने पर लगाया जाता है, ठीक है। संविधान का जो लोकतंत्र है वो विफल होने पर लगाया जाता है, जिसे कि क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वो आपका जो है 360 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, और 352 के अकॉर्डिंग जो है आपका ये युद्ध के समय आपातकाल लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका यूपी पुलिस से संबंधित जो भी वैकेंसी आने वाली है 25,000, उसके लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है जीके जीएस से, वो मैं आपको कोशिश करूंगा करवाऊं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य पूछें, ताकि हम आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें और आपको संतुष्टि दे सकें आपकी आने वाली गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।